हेलो बच्चों, हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज आप 4th पेपर दे चुके हैं और इस पेपर में बॉटनी का सिलेबस था सेल बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी के दोनों चैप्टर्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बॉटनी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 असर्शन रीजन। यहाँ पर बच्चों ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका रीज़न पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस ओनली। तो बच्चों पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो रीज़न के फॉर्म में दिया गया है, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट किसके लिए लिखा हुआ है? ये बात लिखी हुई है गोल्जी बॉडी के लिए, यानी ये रीज़न तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। और अगर बच्चों पूछा जाए कि इसका करेक्ट रीज़न क्या होता, तो इसका करेक्ट रीज़न ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो स्कैटर्ड होता है, और एनसीईआरटी में ये बात लिखी है कि स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड कर पाता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही सिंपल है। ओमनिस सेलुलाe सेलुला, ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही सिंपल है और एनसीईआरटी बेस्ड है। शेल्डन एंड शॉन, किसके साथ हमने इनको एसोसिएटेड पढ़ा है? सेल थ्योरी। 94 दो स्टेटमेंट हैं। बैक्टीरिया में मेसोसोम्स बनते हैं बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट सही है। और सेकंड, मेसोसोम डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है कि पिलाई और फिम्ब्रियाई ये क्या मोटिलिटी से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं, ये अटैचमेंट में हेल्प करने वाले। पिलाई हमने पढ़ा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जो कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है, कॉन्जुगेशन के समय पिलाई का यूज़ होता है, और फिम्ब्रियाई का यूज़ किस लिए होगा? अटैचमेंट में। तो मोटिलिटी से जुड़े हुए स्ट्रक्चर ये नहीं है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। 96 प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं मिलेगा? बहुत ही सिंपल, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगा। 97 मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे नीट के पेपर में, जहां लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना होगा। एक्सोनीम ये किसकी कोर होती है? सिलिया और फ्लैजला की। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी कह रही है किसका होगा? सेंट्रियोल का। क्रिस्टी कहाँ पर पढ़े हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। और सैटेलाइट हमको मिलेगा क्रोमोसोम में मिल सकता है, जहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर 4th होना चाहिए। 98 ये भी एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर हमको ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंसेस दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन है रिगार्डिंग दीज डिफरेंसेस? तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एब्सेंट होता है क्या? नहीं, राइबोसोम वहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। यही एक ऑर्गेनल है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों सेल में है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी एक ए वाली बात गलत है। फिर साइटोस्केलेटन क्या प्रोकैरियोट में मिलते हैं? नहीं, ये यूकैरियोट्स का यूनिक फीचर है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जेनेटिक मटेरियल यहाँ सर्कुलर होगा और यहाँ पर लीनियर, ये बात सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया में नहीं है। फिर ई देखते हैं, क्या यहाँ पर फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगी? नहीं, फ्लैजेला में तो यहाँ फ्लैजेलिन प्रोटीन मिलेगा। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कहाँ पर होगा? यूकैरियोटिक सेल में। तो ई स्टेटमेंट भी गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगी क्या? हाँ, सही बात है, और यहाँ पर एब्सेंट, यानी हमें इनकरेक्ट बताना था। तो ए, बी और ई ये इनकरेक्ट हैं। आगे चलते हैं। 99 यहाँ पर बताना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम ये एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होंगे, नॉट कंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 100
बहुत ही सिंपल है और आप PYQ देखेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत सिंपल। मेटासेंट्रिक जहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में। एक्रोसेंट्रिक जहाँ सेंट्रोमियर क्लोज टू एन एंड। सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा हटकर, और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पर, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट। 101 हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंटेन DNA। तो सेंट्रियोल में DNA होता है क्या? नहीं, सेंट्रियोल में DNA नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में भी बच्चों क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। DNA के थ्रेड्स वहाँ पर होंगे तो न्यूक्लियोलस को हम नहीं चूज कर सकते। लाइसोसोम में DNA मिलेगा? नहीं। क्लोरोप्लास्ट में हाँ उनके पास हो सकता है। माइक्रोबॉडीज में DNA होगा? नहीं, यहाँ पर तो कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, यानी इसका आंसर हो गया 3। 102 माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और अपना राइबोसोम भी होता है, कुछ हद तक अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं। और ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स के डिवीजन से बनते हैं। हाँ, बाइनरी फिजन से बनेंगे, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। तो फॉर्म्ड बाय, नहीं, इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो होगी बच्चों, अपना राइबोसोम होता है इनके पास, यानी ए स्टेटमेंट ट्रू है बट बी क्या है? फॉल्स। 103 स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। ग्राना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट में जब एक दूसरे पर स्टैक हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है? ग्रैनम। 104 यहाँ पर करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होगी। माइक्रोबॉडीज हमने पढ़े, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेंगे। न्यूक्लियोलस से स्पिंडल्स की सिंथेसिस होगी क्या? नहीं। न्यूक्लियोलस से तो क्या होगा? आरएनए की सिंथेसिस होगी। राइबोसोम में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 105 असर्शन रीजन, सेल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, और ये बात सही है। ये तो गली के बच्चे को पता है, लेकिन ऐसा क्यों है? एनसीईआरटी कह रही है कि कोई भी चीज़ जिसमें सेल से कम स्ट्रक्चर है, लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या यही रीज़न है? हाँ, क्योंकि वो सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जिसको हम लिविंग कह सकते हैं, वो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। और कोई भी चीज़ जो सेल से छोटी है, विच इज़ लेस देन सेल, उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स नहीं मिलेंगे, उसको हम लिविंग नहीं कह सकते। तो ये दोनों बातें भी सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 106 फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं नीट के पैटर्न में। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा है सिलिया फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी होगी दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड सेंट्रियोल, और एनसीईआरटी की समरी से ये लाइन ली गई है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट शो यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड नंबर। नहीं, एनसीईआरटी में दोनों ऑर्गेनल्स के लिए लिखा गया है कि साइज, शेप और नंबर के मामले में ये वेरिएबिलिटी शो करते हैं, तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सी, ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, सही स्टेटमेंट है और ये एनसीईआरटी की समरी से लिया गया है। डी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट बियर राइबोसोम, नहीं बच्चों, राइबोसोम तो इस पर होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी सही स्टेटमेंट क्या हो गए? ए, सी और डी, यही हमने मार्क किया है, ए, सी एंड डी। 107 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन सीलियम, तो सीलिया या फ्लैजेला की कोर को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोनीम। और एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+2, और 9 क्या होंगे? डबलेट्स या ट्रिपलेट्स? यहाँ डबलेट्स होते हैं, 9 डबलेट्स, 9 × 2 यानी कि 18, और 2 सिंगलेट्स सेंटर में होते हैं, यानी 18+2 20। तो यहाँ पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? 20। 108
Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction, एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। 109 कितने फीचर रिलेटेड हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, और कहा जा रहा है ओनली, यानी कितने ऐसे फीचर हैं जो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। तो राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है क्या? नहीं, तो इसको नहीं चूज करेंगे। इंक्लूजन बॉडीज, हाँ ये सिर्फ हमने बैक्टीरिया में पढ़ी हैं। मेसोसोम्स, हाँ सिर्फ बैक्टीरिया में। पिलाई एंड फेम्ब्रियाई, हाँ। सेल वॉल क्या बैक्टीरिया में सिर्फ मिलती है? नहीं, और भी जगहों पर मिलेगी। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3। 110 सेंट्रियोल के लिए ट्रू बताना है। तो यहाँ पर 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि 9 डबलेट्स हैं और उनको सेंटर से कनेक्ट करने वाले रेडियल स्पोक्स भी कितने होंगे? 9। 18 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं? तो नहीं, सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होता है? सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स हैं। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स हैं, सॉरी अभी मैंने इसको डबलेट बोल दिया था। सेंट्रियोल में क्या मिलेंगे? ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स, और जो एक्सोनीम होगा वहाँ पर डबलेट्स मिलेंगे। तो डबलेट्स नहीं हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेंट्रल हब कंटेन्स अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पर आपको बच्चों सेंटर में 2 मिलेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर तो 9+0 अरेंजमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेंट्रल शीथ सराउंड्स द सेंट्रल डबलेट, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डबलेट सेंटर में तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1। आगे चलते हैं। फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल, जीवन फेज की बात हो रही है और बहुत ही सिंपल है, ये एम फेज और एस फेज के बीच की स्टेज है। 112 2 क्रोमैटिड्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रेप्लिकेटेड डीएनए, और ये कब रेप्लिकेट हुए? एस फेज में, और हमें पता है कि इनको एनाफेज में सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 113 एक सेल जो एम फेज में एंटर कर रही है, माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस की बात हो रही है बच्चों, तो हमने पढ़ा है कि माइटोसिस में कोई हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है और डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, और वो जब एम फेज में एंटर कर रही है तो एस फेज से गुजर चुकी है, यानी उसमें जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड हो चुके हैं। जीवन फेज में एक सिंगल धागा था और एस फेज में ये डबल धागे हो गए, और फिर ये दोनों धागे कंडेंस हो जाते हैं एम फेज में, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? एक क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो चुका होगा और सेल हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी, इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड। 114 सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये कब से कब तक दिखेगा बच्चों? तो जाइगोटीन में बना था, पैकेटिन तक रहता है, डिप्लोटीन में ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। करेक्ट मैच बताना है 115 में। तो लैप्टोटीन में बाइवेलेंट्स बनते हैं क्या? बाइवेलेंट्स कब फॉर्म होंगे? जाइगोटीन में, जब सिनेप्सिस होगा। डिप्लोटीन क्या मंथ्स ईयर्स तक हो सकता है? हाँ, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। पैकेटिन में काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन होता है क्या? एनसीईआरटी कह रही है डायाकाइनेसिस में। और जाइगोटीन में बकेट स्टेज बनेगी? नहीं, ये लैप्टोटीन में मिलती है, तो इसका सही आंसर सेकंड है। 116 असर्शन रीजन, डिप्लोटीन में काइजमेटा अपीयर होते हैं? हाँ, ये बात सही है। और काइजमेटा क्यों दिखने लगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक दूसरे से सेपरेट होने की टेंडेंसी आ जाती है, और इसलिए जब ये सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिखना शुरू हो जाता है काइजमेटा, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। यानी ये दो बातें भी सही हैं, और काइजमेटा दिखा इसीलिए क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेपरेट होने की टेंडेंसी आ गई। तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 117 मियोसिस में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के कब डिवाइड होते हैं? तो ये हमें पता है, एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 में। एनाफेज 1 में या मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है, और मियोसिस 2 में
एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है, ये आपको बताया गया है। 118 दो स्टेटमेंट हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ये G1 फेज में होता है। हाँ, ये बात कहाँ लिखी हुई है बच्चों? समरी में लिखी है, चैप्टर में नहीं लिखी। और G2 फेज क्या पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है? हाँ, ये भी NCERT की समरी में लिखा हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 119 कौन से दो इवेंट हैं जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टोर करते हैं लाइफ साइकिल में? कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें पता है, एक तो मियोसिस जो क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन होने के समय क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, और वापस से जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो N और N मिलके फिर से क्या हो जाते हैं? 2N। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बच्चों मियोसिस और फर्टिलाइजेशन है, और कोई दोनों यहाँ पर ऐसा इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। 120 अगेन मैच द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग के मिलते हैं। पैकेटिन को किसके साथ मैच करेंगे? NCERT में लिखा हुआ है कि ये पहले की दोनों स्टेजेस से थोड़ी बड़ी होगी। फर्स्ट टू स्टेजेस लेप्टोटीन और जाइगोटीन को NCERT कह रही है रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड हैं इन कंपैरिजन टू पैकेटिन। फिर जाइगोटीन को किसके साथ मैच करेंगे? यहाँ पर अभी मैंने बताया बाइवेलेंट फॉर्म होगा। डिप्लोटीन किसके साथ मैच होगा? अभी बताया कि यहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है तो बाइवेलेंट्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेप्टोटीन में क्या होगा? NCERT कह रही है कि क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप में। और डायाकाइनेसिस में NCERT कह रही है कि हमको फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखाई देंगे, कंडेंसेशन डायाकाइनेसिस में कंप्लीट होगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सब NCERT बेस्ड है बच्चों। 121 स्लीपिंग ऑफ कायस्मेटा टुवर्ड्स एंड यानी टर्मिनलाइजेशन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन। 122 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको क्लास में कराए भी गए हैं। 122 को देखिए, N बराबर 20 कहा जा रहा है और DNA कंसंट्रेशन कितना कहा गया है? DNA कंसंट्रेशन 40 है, 40 पिकोग्राम। अब N बराबर 20 है कहाँ पर बच्चों? मेगास्पोर। और मेगास्पोर हम पढ़ते हैं हैप्लॉइड होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल ये कैसी होगी? डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ होगा तो इससे मेगास्पोर बने होंगे। तो अगर N बराबर 20 है मेगास्पोर में, तो मेगास्पोर मदर सेल में कितने रहे होंगे बच्चों? 40 क्रोमोसोम। और अगर हम बाइवेलेंट्स का नंबर देखें तो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर 40 क्रोमोसोम हैं मेगास्पोर मदर सेल में, मेटाफेज 1 की बात हो रही है, तो मेटाफेज 1 में हमें याद है कि बाइवेलेंट्स ही सेंटर पर अरेंज होते हैं और 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। तो बाइवेलेंट कितने होंगे? 20 बाइवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो बात सही है, बाइवेलेंट 20। अब 20 अगर बाइवेलेंट है तो क्रोमोसोम कितने हैं? 40। और 40 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का 2 क्रोमैटिड, तो क्रोमैटिड कितने हुए? 80। ये बात सही है, 80 क्रोमैटिड। और DNA कंसंट्रेशन ये भी हमने पढ़ा है कि फाइनली डॉटर सेल्स में जो DNA कंसंट्रेशन होता है, जब वो मियोसाइट S फेज में था तो DNA कंसंट्रेशन कितना होता है? 4 गुना होता है। यानी अगर डॉटर सेल में DNA कंसंट्रेशन 40 पिकोग्राम है तो मियोसाइट जब S फेज में रही होगी तो DNA कंसंट्रेशन 40 × 4 160 पिकोग्राम रहा होगा। और वही जो S फेज में DNA कंसंट्रेशन था वही तो उसके बाद G2 में आया, प्रोफेज में आया, मेटाफेज में आया। तो इसलिए इसका ये भी ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब बाइवेलेंट ही टेट्राड होते हैं बच्चों, तो अगर 20 बाइवेलेंट है तो टेट्राड 40 कहेंगे क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम 40 हैं तो सेंट्रोमियर 80 हो जाएंगे क्या? नहीं, ये भी गलत है। और 160 पिकोग्राम अभी हमने डिस्कस किया कि एस फेस के कंपैरिजन में जो फाइनली डॉटर सेल बनती हैं मियोसिस 2 के एंड में, वहाँ पर DNA कंसंट्रेशन 1/4 हो जाता है। और ये सब आपको हिसाब किताब क्लास में समझाया गया है। क्रोमोसोम्स 20 होंगे क्या? नहीं, अभी बताया कि क्रोमोसोम तो 40 होंगे। बाइवेलेंट्स 80 नहीं कहेंगे, DNA कंसंट्रेशन तो भले सही है।
फिर काइनेटोकोर, एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होंगे? 2, तो 80 काइनेटोकोर। अगर 40 क्रोमोसोम है तो ये तो सही है, लेकिन क्रोमैटिड्स 80 ये भी सही है, लेकिन सेंट्रोमियर 80 नहीं। अगर 40 क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर तो 40 होंगे, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? रॉन्ग। तो आगे बढ़ते हैं 123। इस डायग्राम को पहचानिए बच्चों, गौर से देखिए इस डायग्राम को। ये डायग्राम कौन सी स्टेज को दिखा रहा है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। हाँ, एनसीईआरटी में तो यही लिखा है, तो आपको पहला ऑप्शन टिक करना चाहिए। याद रखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लांट सेल। और प्लांट सेल में हमें ये सेंट्रोसोम दिखाई पड़ेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब कि ये कौन सी सेल है? एनिमल सेल है, और ये एनिमल सेल एम फेज की किसी ना किसी स्टेज में है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। ये प्रोफेज नहीं है, ये एनाफेज नहीं है। एनाफेज में तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड टूट चुके होंगे, एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, एनिमल सेल है। अर्ली प्रोफेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्ली प्रोफेज में हमें 2 क्रोमैटिड क्लियरली दिखाई नहीं पड़ते। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है कि लेट प्रोफेज में जब आप देखोगे तो ईच क्रोमोसोम इज सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इसलिए ये अर्ली प्रोफेज भी नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों 124। एनाफेज 1 में ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ। अब बच्चों ये हमें समझ जाना चाहिए कि जब एनाफेज 1, 2 इस तरह की बात हो रही है तो मियोसिस की बात हो रही है, और सिर्फ एनाफेज, सिर्फ मेटाफेज कहा जा रहा है तो माइटोसिस की बात हो रही है। तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम में क्या होगा? अभी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए होंगे क्या? नहीं, ये तो एनाफेज 2 में होता है। इसका मतलब 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे और वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे बच्चों? क्योंकि प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, इसीलिए अब ये पूरी तरह आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं होंगे। 125 देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, और ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। माइटोसिस always results in production of diploid daughter cell with identical genetic complement। तो बच्चों हमेशा डिप्लॉयड सेल बनेगी क्या? नहीं, हमने पढ़ा है कि ये हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, डिप्लॉयड में भी, तो ए तो गलत हो गया। बी देखिए, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशंस। नहीं बच्चों, ये बात एनसीईआरटी में किसके लिए लिखी गई है? मियोसिस के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मियोसिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाता है क्या? हाँ, तो सी स्टेटमेंट सही है। डी, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा? हाँ, ये हमेशा डिप्लॉयड में होगा, हैप्लॉयड सेल में नहीं। और माइटोसिस रिस्टोर कर देता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को? हाँ, ये भी हमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है। तो सी डी ई करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। बोलो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एम फेज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ड्रामा होता है। न्यू जो सेल का कंपोनेंट्स हैं उसमें एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ऑर्गेनल्स गायब होते हैं, वापस आते हैं, और क्रोमोसोमल मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर रीलोकेट हो जाता है, तो एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए कह रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। 127, प्लांट्स गैमेट हमेशा कैसे प्रोड्यूस करेंगे? माइटोसिस से, क्योंकि गैमेट किस स्टेज में बनेगा? गैमेटोफाइट गैमेट बनाएंगे। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हैं और गैमेट भी हैप्लॉइड, तो किस डिवीजन का हमेशा सहारा लिया जाएगा? माइटोसिस। और स्पोर्स माइटोसिस से भी बन सकते हैं, जैसे एल्गी में माइटोस्पोर्स, और ब्रायोफाइटा ऑनवर्ड्स हमको मियोसिस वाले स्पोर्स भी मिल सकते हैं, यानी मियोस्पोर्स। तो इसका आंसर होगा सेकंड। 128, क्रोमोसोम बहुत ही सिंपल, इसका आंसर होगा काइनेटोकोर से स्पिंडल जुड़ते हैं। 129, फिर हमको एनाफेज के की इवेंट्स बताने हैं, और बहुत ही सिंपल है। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं क्या? नहीं, मेटाफेज में जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है क्या? हाँ, ये बात तो सही है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है क्या? नहीं, कंडेंसेशन तो हो चुका प्रोफेज में। और सेपरेटेड क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर जाते हैं? हाँ,
यानी कि बी एंड डी। 130 प्रोफेज में क्या होगा, बहुत ही सिंपल, कंडेंसेशन होगा, ये तो गली के बच्चे को पता है। 131 क्रोमोसोम को एक्टिव मोशन में आप कब देख सकते हो, तो जब टीलोफेज है तब तो वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं, डीकंडेंस हो रहे हैं, उस समय दिखेंगे क्या। एनाफेज में आप देख सकते हो एक्टिव मोशन में, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको तोड़ दिया गया है, नाउ दे आर डॉटर क्रोमोसोम्स, तो एक्टिव मोशन कह सकते हैं क्रोमोसोम का, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। और ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम हमने देखा कि उनको पकड़ कर सेंटर पर लाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन होगा 1 and 2 बोथ। 132 करेक्ट बताना है, तो बच्चों क्या एस फेज में क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता, हाँ ये तो बहुत बार हमने पढ़ा है कि डीएनए कंसंट्रेशन डबल होगा मगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन एनी स्टेज में हो जाता है क्या, नहीं, सिर्फ एस फेज में। इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, नहीं होते हैं। और ह्यूमन सेल क्या 90 मिनट में डिवाइड होती है, नहीं, 24 आवर्स। 133 जब कोई सेल G0 फेज में इंटर कर जाती है G1 से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, G1 G G2 M जब इस साइकिल में सेल चल रही थी तो वो डिवीजन कर सकती थी, लेकिन जब वो G0 में चली गई, यानी कहाँ पर चली गई, परमानेंट सेल बन गई, यानी अपने आप को उसने डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिवीजन स्टॉप कर दिया और डिफ्रेंशिएट हो गई फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज हो गई स्ट्रक्चरली फंक्शनली, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन भी कह सकते हैं और रीडिफ्रेंशिएशन भी, यानी करेक्ट ऑप्शन है 4। 134 एनाफेज 2 एनाफेज ऑफ माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है बच्चों, तो एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो एनाफेज 1 में होता है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये तो एनाफेज 1 की निशानी है। और रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3rd है। लास्ट क्वेश्चन, एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और ख़त्म होता है साइटोकाइनेसिस, ये तो बात सही है। और सेकंड स्टेटमेंट, इंटरफेज वो टाइम है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा बट सेल ग्रोथ नहीं होगी, नहीं बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन है, समरी में आप पढ़िए कि वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा और सेल ग्रोथ भी होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। तो ये बच्चों हमने बॉटनी का पेपर डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ हमें अप्रोच करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।